everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to चाणक्य कोचिंग गुरु। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत सारी एमसीक्यूज है, काफ़ी सारी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। कई सारे टॉपिक्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज है और जितने भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं ये कम्प्लीटली आपके पास बेसिक टू आपके मॉडरेट लेवल के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का किसी भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे अभी टीजीटी के एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, चाहे किसी भी आप एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आई जस्ट होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आएगी, आप सभी लोग इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है या फिर किस प्रकार की है। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को देखा है स्टार्टिंग से, तो आप सभी ने वहाँ पे देखा होगा कि हमने इकोनॉमी के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जहाँ पे हमने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, आपके पास में जैसे कि हम कहते हैं ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपके पास समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये सारी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हमने कंप्लीटली अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कशन कर दिया है। तो अगर मैं आपके पास इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, तो इंडियन इकोनॉमी हमारे पास में अगर हम यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था आप सभी को पता होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और आपके प्राइवेट सेक्टर दोनों का योगदान होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपके पास में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, ठीक है, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण है, तो इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर कोई इकोनॉमी ऐसी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का हाथ है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट इकोनॉमी है, तो उसमें आपके पास उसको हम कहते हैं आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और कोई इकोनॉमी अगर आपके पास में ऐसी है जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित की जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी या फिर आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास प्राइवेट सेक्टर जहां पे एग्जिस्टेड है, वहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, तो इसका मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर है, तो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और अगर आपके पास में आपका प्राइवेट के साथ साथ में पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। आई जस्ट होप कि आप सभी को चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा बिल्कुल इजी और सही सा क्वेश्चन आपके पास में है। जस्ट अभी हमने डिस्कशन किया है इस क्वेश्चन के बारे में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी आपके पास में क्या होती है। मैं यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को पढ़े तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को इन इस टाइप के क्वेश्चंस में। भले ही क्वेश्चन आपका सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योग का सह अस्तित्व, यानी कि प्रमोशन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हमारे पास में सरकारी क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही हाथ होता है, दोनों का ही योगदान होता है। तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब आप लोगों को कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए कि आपके पास दो दो चीजें हैं। यहाँ भी कृषि और उद्योग है, दो चीजों की बात की गई है, यहाँ भी अमीर एंड गरीब है, दो चीजों की बात की गई है। तो ऐसा नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का को एग्जिस्टेंस इकोनॉमी में होना। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत किस श्रेणी में आता है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया इज क्लासिफाइड एज, कैसा देश है इंडिया, पिछड़ा राष्ट्र है यानी कि अंडर डेवलप्ड नेशन है, विकसित राष्ट्र है यानी कि डेवलप्ड नेशन है, या फिर विकासशील राष्ट्र है यानी कि आपका डेवलपिंग नेशन है, या फिर आपके पास में अर्ध विकसित राष्ट्र या सेमी डेवलप्ड नेशन है।
अब देखिए, जब मैंने आपको ये इकोनॉमीज के टाइप्स करवाए थे, वहां पे मैंने आपको ये चीजें भी बताई थी कि विकसित राष्ट्र कौन सा होता है, अल्प विकसित कौन सा होता है और विकासशील राष्ट्र कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें आपके पास जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी क्या है आपके पास में, ना तो बहुत ज्यादा विकसित है, ठीक है, और ना ही बहुत ज्यादा आपकी अंडर डेवलप्ड है। मतलब कि ये अभी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रोथ के फॉर्म में है, ठीक है ना, लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के अकॉर्डिंग भी यही कहा गया है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो आपके पास में विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में ये भी चीज मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको कहीं मेंस में लिखना है कि आपके पास में जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड आपके पास में वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक जिसको कहा जाता है, एंड आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहा जाता है, इनके अनुसार जो आपका भारत है वो अभी भी आपका विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? यानी कि जीएनपी में सबसे ज्यादा योगदान आपके पास में किस सेक्टर का है? अगर हम बात करते हैं बेटा, जब भी आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आपको उस पर्सपेक्टिव, देखो यहाँ पे आपका क्या है कि किसी भी ईयर की बात नहीं की गई, ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर ईयर में कितना योगदान था। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप एग्जामिनेशन में जाते हैं ना, तो उसी पर्टिकुलर ईयर का डाटा वहां पे देना होता है जिस साल में आप उस एग्जाम को दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस इन 2025, तो 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास जीएनपी में सबसे ज्यादा योगदान आपका टर्शियरी सेक्टर का है, यानी कि तृतीय क्षेत्र का है। और कितना योगदान है, ये आपका 55 से 58% के बीच में ये योगदान आपके पास में है। किसका? टर्शियरी सेक्टर का, यानी कि तृतीय क्षेत्र का आपके पास योगदान है। और मैंने आपको ये भी चीजें बताई थी कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें आपके पास कौन सी चीजें आती है। प्राइमरी सेक्टर होता है जो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपके माइनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, आपकी फिशरीज से रिलेटेड है। और सेकेंडरी सेक्टर है आपके पास में जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सेक्टर होता है, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र होता है। टर्शरी सेक्टर होता है जो कि आपका सेवा क्षेत्र है, जो कि सेवाओं से संबंधित है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान हमारी जीएनपी में है। और अगर हम जीएनपी की बात करें, मैंने आपको नेशनल इनकम वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आप सभी को याद होगा। उस अगर नहीं आपने ये लेक्चर देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, नेशनल इनकम वाला लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, जहाँ पे कंप्लीटली जितने भी आपके मेजर्स हैं नेशनल इनकम के उन सभी को देखा गया है। ठीक है, तो जीएनपी की अगर हम बात करते हैं, इसको कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं, ज्यादा मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीजें आपको बता रखी हैं। तो जीएनपी को जब भी हम मेजर करते हैं, किस तरीके से हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, यानी कि आपके पास जीडीपी में से घिसावट व्यय को जब निकाला जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आपका जीएनपी कहलाएगा। अब अगर आप लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि ये चीज क्या मैंने लिखी है, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे जो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और जिसका लिंक आपके पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को जाइएगा, देखिएगा और अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अभी जो आपका जीएनपी है, जीएनपी में सबसे ज्यादा योगदान आपका टर्शियरी सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का है, या फिर आपका हम कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उसी इन्हीं सारे टॉपिक्स में से आ गए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके, जो छोटे लेवल के एग्जामिनेशन आप देते हैं, तो वहां पे आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी आपके पास में ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका कि दूसरे क्षेत्रों के साथ या फिर दूसरे देशों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी व्यापार नहीं होता है। ठीक है, ना तो कोई एक्सपोर्ट होता है, ना तो कोई इंपोर्ट होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ना निर्यात होता है, ना ही आयात होता है, यानी कि नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स अकर, यानी कि ना एक्सपोर्ट होगा ना ही आपका इंपोर्ट होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके ऑपोजिट हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की। ठीक है, ओपन इकोनॉमी होती है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों के साथ में लेन देन होता है, व्यापार होता है, यानी कि निर्यात और आयात जो है किया जाता है दूसरे देशों के साथ में। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता क्या कहलाती है। बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट वैसा ही क्वेश्चन है। सिंपली ऊपर आपके पास में पहले डेफिनेशन नहीं दी गई थी, अभी आपको पहले डेफिनेशन दे दी गई है। बाकी क्वेश्चन आपका वो ही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। सीधा सीधा बताया गया है कि एन इकोनॉमी विद नो रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड व्हाट, योर क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको पता है, ओपन इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था मैंने बताया था ना कि आपको जहां पे पब्लिक सेक्टर का ही योगदान होता है, पब्लिक सेक्टर ही एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही काम किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ओपन इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि जो अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ में लेन देन करती है वो आपकी ओपन इकोनॉमी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, को एग्जिस्टेंस होता है, वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की आपका आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है और आपकी पब्लिक सेक्टर है दोनों मिलके काम करेंगे, वही आपका क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बढ़ते हैं, सॉरी 7 पे हम बढ़ते हैं। इसमें आपके पास है, भारत को परिभाषित किया जा सकता है किस तरीके से, मतलब कि इंडिया कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। सबसे पहले है खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी। सेकंड है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, लेबर सरप्लस इकोनॉमी। थर्ड है व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी। एंड फोर्थ है आपके पास में पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। तो आप सभी देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से, काफी अधिक होने की वजह से क्या है, लोगों की जो पॉपुलेशन है ज्यादा है, और यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं यानी कि लेबर लेबर ज्यादा है। ठीक है, लेबर ज्यादा है, इसका मतलब है कि भारत आपका कैसा है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, यानी कि लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है किसी देश का आर्थिक विकास किन पर निर्भर करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किन तत्वों पर निर्भर करता है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका किस चीज पे डिपेंड करेगा, नीचे दिए गए चीजों में से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस। सेकंड दिया गया है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड दिया गया है बाजार का आकार यानी कि मार्केट साइज। एंड फोर्थ दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होगा वो ऐसा तो नहीं है बेटा कि एक दो फैक्टर के सही होने की वजह से आर्थिक विकास हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके लिए इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि योगदान देते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में। मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी एक कंप्लीट लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड करवाया है, तो आप लोग उसको भी कंप्लीटली जाके देख सकते हैं, जहां पे कंप्लीटली चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन, जिस देश में जितने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होंगे उतना ज्यादा विकास होगा ऑब्वियसली। पूंजी निर्माण, जितना ज्यादा पूंजी निर्माण होगा उतना ज्यादा विकास होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। मार्केट साइज, जैसा आपके पास में मार्केट साइज होगा, अब देखिए इकोनॉमी में अगर मार्केट का साइज ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा बाजार है, इसका मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ज्यादा डिमांड करेंगे लोग, ज्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन भी किया जाएगा। ठीक है, उत्पादन ज्यादा वस्तुओं का होगा तो ऑब्वियसली लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब उत्पादन किया जाएगा तो मतलब इंडस्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्रीज लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, तीनों के तीनों फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके पास में, अर्थव्यवस्था का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी, वित्तीय बाजार का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक से एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक विद ग्लोबल इकोनॉमी। एंड आपके पास में जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है ये है विभिन्न आर्थिक खंडों का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो अगर हम देखते हैं बेटा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपका एक देश की अर्थव्यवस्था जब पूरे विश्व के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, वैश्विक लेवल पे जुड़ जाती है, मतलब कि पूरे विश्व के साथ उनका लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका वैश्वीकरण कहलाएगा, ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को भी याद होगा कि एलपीजी की जो नीति थी भारत में अपनाई गई थी। ठीक है, एलपीजी की नीति जो है अपनाई गई थी, इसके अनुसार ही हम इसको बढ़ते हैं। एल का मतलब है आपका लिबरलाइजेशन,
यानी कि उदारीकरण, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, एंड जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, 1992 में आपके पास में ये वैश्विक नीति ये आपके पास में नीति अपनाई गई थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड आपकी लिबरलाइजेशन की। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य। ऑब्वियसली सेम सी क्वेश्चंस है, लेकिन इन क्वेश्चंस को दो बार यहाँ पे लाने का मकसद क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट वहां पे कुछ इस तरीके से लिखी गई थी और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखी गई है। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को आप पढ़ते हो, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में क्या है, वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना। अब देखिए, व्यापार गुटों के बारे में हम इसमें बात नहीं करते, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाधाओं को हटाना, रिमूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। एंड देन आपके पास में क्या है, वैश्विक एकल मुद्रा लागू करना। नहीं बेटा, मुद्रा का एकीकरण इसमें नहीं बताया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है आपका, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाधाओं को हटाना। जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाधाओं को हटा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है ना खुले तरीके से, अच्छे तरीके से सबके साथ में आयात भी कर सकते हैं, हम निर्यात भी कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व के साथ में जुड़ी हुई है। वैश्वीकरण को हम इसी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपके पास में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। ये है आपके पास में, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय है। सिंपल सी बात, अभी भी हमने जस्ट यही क्वेश्चन को देखा है, तो बाह्य ऋण का बढ़ना, लो, बिल्कुल गलत है। भारतीय कंपनी का विदेशों में विस्तार होना, ये भी आपके पास में गलत है। अन्य देशों से आर्थिक प्रतिबंधों में कमी होना, आयात प्रतिस्थापन नीति को समाप्त करना। नहीं, देखो ये आयात प्रतिस्थापन एंड ऑल इसमें हमने नहीं देखा है। रिडक्शन इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन विद अदर कंट्रीज, ये बिल्कुल सही है। अब देखो, पहले जो हमने स्टेटमेंट देखी थी वो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है बाधाएं होना। ठीक है, अगर हम हमारे ऊपर बाधाएं होंगी, मतलब हम क्या है, हम ना तो अच्छे से निर्यात कर पाएंगे ना तो आयात कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो आपका वैश्वीकरण नहीं कहलाएगा। वैश्वीकरण क्या होगा, जब आपके पास आर्थिक प्रतिबंधों में कमी आएगी। ठीक है, तो वो आपके पास में क्या होगा, आपका वैश्वीकरण कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है। ठीक है, कृषि में आपके पास में कितना भाग लगा है। तो अगर हम बेटा यहाँ पे देखते हैं आपके 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास में कृषि क्षेत्र में जो रोजगार में लगा है, 54% लोग आपके रोजगार जो है कृषि क्षेत्र से ले रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला हम क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है, मतलब कि कौन से किस टाइप की बेरोजगारी जो है इकोनॉमी में ज्यादा है। अब देखिए, पहले टाइप की बेरोजगारी है आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी है आपकी चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरी है आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड चौथी है आपके पास में संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, अच्छा ओके, देखिए पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए भारत में क्या है कि संरचनात्मक बेरोजगारी आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है आपके पास में, कि जब लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन लोगों की जो स्किल्स है वो उससे मैच नहीं कर पा रही। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपकी जो स्किल्स है वो आपके एम्प्लॉयमेंट से मैच नहीं कर पा रही है। आपकी जो कुशलता है, आपकी जो दक्षता है, वो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उससे मैच नहीं करेगी। वो आपका क्या कहलाएगा, आपका संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपके पास में डिफरेंट काइंड्स के और भी बेरोजगारियों की बात की गई है, तो इसके बारे में आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए हम उनको वन बाय वन सारी चीजें आगे देखेंगे, ताकि आपको वहां पे इंटरेस्टिंग लगे और इजीली चीजों को वहां पे आप समझ सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं,
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? ठीक है, भारत में जो बेरोजगारी के अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा है वो आपके पास प्रकाशित किए जाते हैं, एनएसएसओ के द्वारा पहले किए जाते थे। अब आपका क्या है कि इसी के अंदर आपका एनएसओ आ गया है। एनएसओ को हम कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है या फिर एनएसएसओ है आपके पास में, ये भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करता है। आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। आगे हम बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? ठीक है, किस प्रकार की बेरोजगारी आपके पास भारत में देखी जाती है? अब देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए बेटा, अगर मैं आपके पास में बात करूं अंडर एम्प्लॉयमेंट की या फिर अल्प रोजगार की, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जितना वो काम करने के लायक है उसको उतना काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मान लो आप कुशल है कि आप दिन में 8 घंटा आपको काम मिल सके, लेकिन आपको उतना काम नहीं मिल पा रहा, आप जो है कुछ ही टाइम में काम कर पा रहे हैं, यानी कि 2 से 3 घंटे या फिर थोड़ा टाइम आपको काम मिल रहा है, ज्यादा टाइम में आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो आपके पास में डेफिनेटली है, क्योंकि अब फुल टाइम एम्प्लॉयड बहुत कम लोग हैं आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड आपके पास फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपका कि बिजनेस साइकिल्स में चेंज आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। बिजनेस साइकिल्स का मतलब होता है कि इकोनॉमी में कभी मंदी आ गई है, कभी आपके पास में तेजी आ गई है। ठीक है, कभी लोगों की डिमांड बढ़ रही है, कभी लोगों की डिमांड घट रही है, तो उसकी वजह से आपके पास में जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको हम क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है ना। और आपके पास देखो, अगर मैं सिंपल सी बात आपको समझाऊं ना, कि अगर इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वस्तुओं की, यानी कि यहाँ पे इसको हम बोलेंगे बिजनेस साइकिल में बूम आना। बूम का मतलब होता है आपके पास में बिजनेस साइकिल का बढ़ना। ठीक है, अच्छा अच्छा बिजनेस साइकिल होना। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे डिमांड जनरेट होने की वजह से, डिमांड की इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हम बोलते हैं कि जब वस्तुओं की डिमांड होती है तो लोग उसको, जो उत्पादक होंगे उसका ज्यादा निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा निर्माण होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपके पास में ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रोजगार दिया जाएगा ना, जब रोजगार मिलता है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज नई नई लगेगी। ठीक है, नई नई इंडस्ट्रीज लगेगी तो नए नए लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब देखो क्या हो गया, डिमांड के बढ़ने के कारण रोजगार भी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर डिमांड आपकी कम हो जाती तो क्या होता? किसी वस्तु की अगर मांग कम होती है तो उसके लिए जो उत्पादन होता है, उत्पादन भी आपका कम हो जाता है। ठीक है ना। तो उत्पादन, अब डिमांड ही नहीं है मार्केट में, मांग ही नहीं है किसी वस्तु की, तो उत्पादन किस लिए किया जाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर डिमांड कम हो जाती ऑन द अदर हैंड तो आपके पास में प्रोडक्शन भी कम हो जाता। प्रोडक्शन कम हो जाता तो किसी भी तरीके की आपके पास में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगनी थी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होना था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आपके पास कम हो जाता। ठीक है, तो ये भी आपके पास में बिल्कुल मौजूद है इंडिया में, ऐसी सिचुएशन भी होती है आपके पास में। एंड उसके बाद में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने आपको जस्ट ऊपर ही क्लियर किया है कि भाई लोगों की जो स्किल्स है वो जॉब के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, जॉब मिल तो रही है लेकिन आपके अंदर उतनी कुशलता ही नहीं है कि आप जो है उस जॉब को ले पाए, उस जॉब को कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब मिसमैच इन स्किल्स एंड जॉब अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि भारत में ये सभी प्रकार की बेरोजगारियां आपके पास में मौजूद होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास में संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर आपकी घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अभी तक हमने नहीं देखा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अभी तक हमने नहीं देखा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात कर दी है। एंड यहाँ पे देखिए, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना बेटा, उसका मतलब क्या होता है आपके पास कि एक काम को करने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी लेकिन लगे हैं उसमें 10 व्यक्ति। ठीक है, मतलब कि कोई एक काम है जिसको सिर्फ 4 लोग मिलके कर सकते थे लेकिन उसमें जो है 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको कहेंगे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सिचुएशन जब हम एक जॉब
के होते हुए, मतलब कि एक जॉब को छोड़ के हम दूसरी जॉब की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, तो इस जॉब को छोड़कर मैं दूसरी जगह पे काम की तलाश करती हूँ, तो वो जो बीच का टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पीरियड में मैं अनएम्प्लॉयड कहलाऊंगी, तो वो आपके पास में क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। मतलब कि एक जॉब को छोड़ने और दूसरी जॉब को पाने के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, वो हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये घर्षणात्मक बेरोजगारी तो आपको लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। और आपके पास में खुली बेरोजगारी भी नहीं है, क्योंकि खुली बेरोजगारी भी आपके पास में इससे रिलेटेड नहीं है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड आपका जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी आपके पास में नहीं है। अगर हम बात करें आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है ना, कि समटाइम्स हम हमारे अपने घरों में भी ये देखा जाता है कि मान लो किसी एक काम को करने के लिए हमारे पास 2 लेबर वालों की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2 लेबर वालों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके लिए हम पांच लोगों को लगा देते हैं, ठीक है। भले ही हमको पता है कि भाई 2 लोग ना इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे 5 लोग लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 3 लोग हैं वो आपके कैसे हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। यानी कि काम तो कर रहे हैं, दिख तो रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका कोई काम नहीं है वहां पे, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जस्ट इसके बाद ही आपका क्वेश्चन आने वाला है, वहां पे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कृषि में आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा होता है। ऑब्वियसली अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा है। क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, कृषि में आपके पास में क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमने ऊपर बात की थी कि नहीं होगा आपके पास, और आपका घर्षणात्मक फ्रिक्शनल नहीं होगा। इट मीन्स मौसमी बेरोजगारी आपकी पाई जाएगी। मौसमी बेरोजगारी का क्या मतलब है, आप देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए हम एप्पल को प्रोड्यूस करते हैं, एप्पल फार्मर है, ठीक है। तो एप्पल के फार्मिंग में कुछ ही टाइम होता है जब आपको लेबर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, जब आपको लेबर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके पास में सेब तोड़ान हो गया, या फिर थोड़ा बहुत बीच में काम हो गया, तो इसका मतलब मौसम मौसम की बात है। जब आपके पास में वो सेब तोड़ान कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो लेबर वाले हैं वो आपके पास अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जब तक आपके पास में काम चल रहा है, तब तक उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, और उसके बाद में एक फिक्स सीजन के बाद जब वो सीजन खत्म हो जाएगा, तब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, और आपके कृषि में ये डेफिनेटली देखने को मिलती है। अब आप सेब के अलावा किसी भी दूसरी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे आप मटर देख लो, चाहे आप आलू देख लो, कुछ भी देख लो आप लोग, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सीजन में ही, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ये आपके पास ये चीजें उत्पन्न होती है। और उस सीजन में तो लेबर वालों को काम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में काम मिलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। मैंने जस्ट अभी आपको डेफिनेशन बताई थी प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, कि जहां पे आपके पास में आवश्यकता से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि काम करने की आवश्यकता सिर्फ 2 लोगों की थी, लेकिन आपके पास में 10 लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य में लगे हों, तब आपका क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो इट मीन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, ग्रामीण भारत में कौन सी बेरोजगारी सामान्य है, ठीक है। कौन सी बेरोजगारी ग्रामीण भारत में आपके पास में सामान्य रूप से मौजूद होती है। अब देखिए, मौसमी बेरोजगारी है, ऑब्वियसली होगी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई मौसम 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 की बात है। जब आपके पास में सीजन है किसी चीज का, तब तो आप एम्प्लॉयड है, लेकिन उसके बाद में सीजन खत्म तो आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म, ठीक है। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली होगी, ठीक है ना। छिपी बेरोजगारी, मैंने जस्ट आपको, ग्रामीण भारत का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली ग्राम में, या फिर हम कह सकते हैं गांव में, आपके पास में ज्यादातर कृषि का काम किया जाता है, ठीक है। खेती से रिलेटेड आपके पास काम किए जाते हैं। तो हमने देखा है खेती के सिस्टम में, कृषि के सिस्टम में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कि आपका बोथ, ठीक है। सी आपके पास में यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, आपके पास में ग्रामीण भारत में देखने को मिलती है। चलिए, 20th क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्तमान में भारत में सबसे गंभीर बेरोजगारी कौन सी है, ठीक है। सबसे गंभीर बेरोजगारी पूछी गई है। अब देखिए, आज की डेट में आप सभी को पता है बेटा कि इंडिया में ना बहुत सारे लोग एजुकेटेड है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार है, ठीक है ना। फिर भी उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। कॉजेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आज की डेट में शिक्षित बेरोजगारी भारत में सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं आपके पास में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है। जस्ट अभी हमने बात किया है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में और गाँव में आपकी ये मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है आपका सिंपली मिसमैच इन स्किल्स एंड आपका जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला है डिफ्लेशन, नहीं ऑब्वियसली नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि ये तो ग्रोथ डिफ्लेशन वगैरह वाली चीजें आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है, चक्रीय बेरोजगारी से संबंधित होती है, आपकी स्ट्रक्चरल से नहीं होगी। ठीक है, कच्चे माल की कमी, अब ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑप्शन ओनली डी बच जाता है, तो इट मीन्स यहाँ अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिल्कुल सही होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि हम ना किसी एक वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है कि उत्पादन होगा कैसे, हमारी स्किल्स ही उतनी अच्छी नहीं है कि हम उस वस्तु का उत्पादन कर पाए, तो इट मीन्स ये क्या है आपके पास में अपर्याप्त उत्पादन क्षमता आपके पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सामान्यता पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में आपके पास में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो हमने बोला था मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। इसका मतलब आपके पास में जो एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो ही आपके पास शहरी क्षेत्रों में पाई जाएगी। अब इनमें से कोई नहीं तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्वियसली वहां पे भी तो बेरोजगारी है, तो कौन सी बेरोजगारी वहां पे है आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बार हमने अभी तक इस चीज को देख लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के साथ आया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ध्यान रखिएगा, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। और सीमांत उत्पादकता का क्या मतलब है बेटा, मान लो किसी वस्तु का उत्पादन करने में 3 लोग लगे हैं, ठीक है, अब चौथा लोग यानी कि चौथे व्यक्ति को जब हम लगा रहे हैं उसमें, तो इस व्यक्ति के आने से उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर उत्पादन बढ़ता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है, हमने बोला था कि जिस काम को करने में हमने 2 लोगों की आवश्यकता होगी वहां हमारे 4 लोग लग गए हैं। ठीक है, मतलब कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वही है ना हमारा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो तीसरा और चौथा आदमी है ना, ये वाला, ये प्लस ये, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ वाला जो पर्सन है, जो ये 2 लोग है, ये जो दो फर्स्ट वाले है ना, इनका तो काम है, इनसे तो प्रोडक्टिविटी निकल रही है, लेकिन जो ये 2 व्यक्ति है इनसे कोई भी उत्पादकता नहीं निकल रही है, यानी कि आपके पास ये चाहे काम में लगे चाहे काम में ना लगे, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कुछ भी नहीं निकलेगी। इसका मतलब इसी को कहेंगे सीमांत उत्पादकता आपकी शून्य होना, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपके पास में क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, कि आपका जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है यहाँ पे, अगर हम एक भी एक्स्ट्रा लेबर को लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, किस बेरोजगारी में डिग्रीधारी युवा नौकरी नहीं पाते हैं। ठीक है ना, डिग्रीधारी युवा आपके पास में नौकरी नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली आपको पता है कि किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। मौसमी बेरोजगारी नहीं हो सकती, प्रच्छन्न बेरोजगारी आपकी नहीं हो सकती, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, दोनों की दोनों बेरोजगारियां हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, और ग्रामीण यानी कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब शैक्षिक बेरोजगारी आपके पास में ऐसी होगी जिसमें लोगों के पास डिग्रियां तो है लेकिन नौकरी नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी कब होती है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऑब्वियसली सीजन में ही होगी ना, तो इसका मतलब मौसम में ही आपके पास में ये मौसमी बेरोजगारी होगी। कभी आपके पास जब मौसम है, सीजन है, तो आपका एम्प्लॉयड है लोग, अभी कभी आपका सीजन नहीं है किसी चीज का तो अनएम्प्लॉयमेंट में है लोग। चलिए आगे हम बात करते हैं, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, इंडिया में बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए बार बार इसके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल रहे होंगे। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, या फिर कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, कि 2 लोगों की आवश्यकता है, 4 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब
आवश्यकता तो सिर्फ 2 की थी, और जो दो लगे हैं ना, वो कैसे है, वो आपके पास अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि वो चाहे काम करे चाहे आपका ना करे, उनकी पूरी क्षमता के अनुसार उनको काम हो ही नहीं रहा उनसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट आपका कहलाएगा। ठीक है, आई जस्ट होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या है इसका मीनिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसकी विशेषता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फीचर ऑफ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली अभी अभी मैंने आपको बताया था कृषि का फीचर है, तो ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण आपका कौन करता है? अब देखिए, यूनियन कैबिनेट करता है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट करता है, या फिर आपके पास में लोकसभा करती है, या फिर आपके पास में राज्यसभा करती है, या फिर आपका नीति आयोग करता है। ठीक है, अब आपको पता होगा बेटा कि जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही आपके पास में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन, देखिए मैं यहां लिख लेती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया, स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इससे पहले क्या था? इससे पहले था आपका योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया था, किसने? नीति आयोग ने जो है योजना आयोग को रिप्लेस किया था। योजना आयोग था जो आपके पास पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम करता था। ठीक है, तो ये आपके पास में हम ध्यान रख सकते हैं कि आपका नीति आयोग के द्वारा क्या है, गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है जी, और अगर हम बात करें 2025 में सीईओ की, तो इसके जो सीईओ है वो है आपके पास श्री BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, श्री BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये आपके पास में इसके सीईओ है नीति आयोग के, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आपके पास, और अध्यक्ष इसके कौन रहते हैं? आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, ध्यान रखना इस बात को भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये है आपके पास, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी? ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी आपके पास में है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, एंड आपके पास में झारखंड है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 2025, आपके पास छत्तीसगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नीति आयोग की जो एमपीआई रिपोर्ट आई थी ना, नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार आपके पास में ये जो रिपोर्ट थी, ये एक्चुअली में 2023-24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डाटा है। उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है झारखंड, और थर्ड नंबर पे है आपके पास में बिहार। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपके बिहार, किसके अकॉर्डिंग? नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 36.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ध्यान रखिएगा, 36.2% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज? ठीक है, इसमें आपके पास में क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, वॉलंटरी इनएक्टिविटी, या फिर इनकम इनइक्वालिटी, लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, या फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंस एमंग पीपल। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको पता होगा कि अल्प विकसित जो देश है ना, वहां पे आय की असमानता बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी कि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा आय है, जो आपके बहुत अमीर है तो वो अमीर ही है, और कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब है तो वो ज्यादा ही गरीब होते जा रहे हैं। तो इट मीन ये आपके पास में क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? भारत में जो निर्धनता है यानी कि पॉवर्टी एस्टिमेशन है, वो कैसे किया जाता है?
सबसे पहला ऑप्शन है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों के आधार पर, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ओनली ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर को लिया जाता है, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम यहाँ लेते हैं कि एक जो व्यक्ति है या फिर परिवार है वो कितना कंज्यूम करता है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर कितना व्यय करता है, ठीक है। उपभोग व्यय को यहाँ पे देखा जाता है, तब जाके हम पॉवर्टी एस्टिमेशन निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम कंप्लीटली किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तब जाके आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था? ध्यान रखिएगा 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 आपके पास आया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास में सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ये है आपके पास, डायरेक्टली मैं आंसर पे आपके पास शिफ्ट होती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, भारत में गरीबी की तीव्रता मापने के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए सबसे बेहतरीन जो सूचकांक है आपके पास में वो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ध्यान रखिएगा आप लोग, मानव विकास सूचकांक को रिप्लेस किया था इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जगह पे अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका लिंग असमानता सूचकांक नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो जेंडर से रिलेटेड है, आपके पास में गरीबी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मानव गरीबी सूचकांक ज्यादा नहीं बताता है, ये भी नहीं है, तो इट मीन आपके पास बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपके पास में सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एमपीआई है ना, इसमें 3 मापदंड लिए जाते हैं। कौन कौन से मापदंडों के आधार पर गरीबी को मापा जाता है? एक है आपके पास में हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, ठीक है, एक है स्वास्थ्य हेल्थ, एक है आपके पास में एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और एक है आपके पास में लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? कौन सा कार्यक्रम था? इसमें जितने भी कार्यक्रम यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी के सभी कार्यक्रम आपके पास में गरीबी को दूर करने के लिए थे, ठीक है। सबसे पहला जो कार्यक्रम है आपके पास में वो है आपके पास आईआरडीपी, ठीक है। दूसरा है आपके पास ट्राइसेम TRYSEM, तीसरा है आपके पास में NREP, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपके पास 1978, ठीक है, 1978। सेकेंड है आपका 1979, ठीक है, और थर्ड है आपके पास में 1980, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और आपके पास में जो ये ट्राइसेम है इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 15 अगस्त 1979 को इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1979, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में जो NREP है ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2 अक्टूबर 1980 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे ये जितने भी प्रोग्राम थे ये आपके पास में IRDP था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपके पास में सभी के सभी गरीबी दूर करने के लिए आपके प्रोग्राम्स चलाए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे बताया गया है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपके पास में हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे बड़े एग्जामिनेशन में इस टाइप के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बताया गया है, एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही है, पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं देन एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि क्या होगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आपका रीजन भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके पास में क्या होता है ना कि जो गरीब लोग हैं यानी कि जो गांव के लोग हैं ना वो क्या करते हैं, नौकरी की तलाश में शहरों को जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास देखो अब गांव में क्या होता है, गांव में शिक्षा का स्तर उतना खास नहीं है, उनको स्किल्ड कोई भी स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं है। अब
वो सोच के तो ये गए थे शहरों में कि भाई अच्छा खासा रोजगार कमा लेंगे, लेकिन शहरों में स्किल की कमी होने की वजह से उनको रोजगार नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में नगरीय गरीबी, यानी कि शहर में जाके उन्होंने जनसंख्या को तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट उनको फिर भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में शहरी गरीबी, नगरीय गरीबी या शहरी गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अच्छा होता तो इट मीन्स लोगों को रोजगार ऑब्वियसली मिल जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है आपकी एजर्शन की, यानी कि कथन की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का आपके पास में क्या उद्देश्य था। और अगर हम बात करें इस अंत्योदय कार्यक्रम की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 25 दिसंबर 1978 को। ठीक है, 25 दिसंबर 1978 को इसकी शुरुआत हुई थी आपके पास में। कहाँ से? राजस्थान से शुरुआत की गई थी। ठीक है, राजस्थान से शुरुआत इसकी की गई थी, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। ध्यान रखिएगा, ठीक है, हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, किससे संबंधित थी? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि 1988 में ये योजना शुरुआत इसकी हुई थी, आई थी आपकी कुटीर ज्योति योजना, और ये संबंधित थी आपके पास में गरीबी रेखा से नीचे, या फिर हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। यानी कि आपके पास में प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बीपीएल फैमिलीज इन रूरल एरियाज, गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने से संबंधित ये आपकी योजना थी, कुटीर ज्योति योजना। ध्यान रखिएगा 1988 में आपकी आई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपके पास में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। नंबर 1 है आपके पास में आईबीआरडी, और सेकंड है आपके पास में आईएमएफ, थर्ड है आपका यूएनडीपी, फोर्थ है आपका डब्ल्यूटीओ। आईबीआरडी है वर्ल्ड बैंक आप इसको कहते हैं, दूसरा है आईएमएफ, आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएनडीपी है आपके पास में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डब्ल्यूटीओ है आपके पास में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आपका आईबीआरडी का फुल फॉर्म है, और ये जो आईबीआरडी है इसके द्वारा ही आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी पब्लिश की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास में, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है आपके पास में, एक तो ध्यान रखना 1990 में आया था, किसके द्वारा लाया गया था आपके पास में, अमर्त्य सेन। ठीक है, ए के सेन हम बोलते हैं, अमर्त्य सेन के द्वारा लाया गया था। और आपके पास में एक और नेम इसमें प्रसिद्ध है, वो था महबूब उल हक। ठीक है, उल हक, इनके द्वारा ये लाया गया था आपके पास में 1990 में, और यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा ये आपका पब्लिश किया जाता है, यूएनडीपी ध्यान रखना है। तो ये आपके पास में क्या है, आपका मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। और आपको पता है कि ए के सेन जो है भारत के पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट हम रहे हैं जिनको की नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है 1998 में। 1998 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने जो पैरेटो ऑप्टिमेलिटी है या फिर ओल्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसका क्रिटिसिज्म किया था, और नई चीजों के बारे में बात की थी, कल्याणकारी अर्थशास्त्री की इन्होंने अवधारणा दी थी। तो इसका मतलब क्या है आपका, इसी वजह से इनको 1998 में आपका नोबेल प्राइज मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है आपके पास में अमर्त्य सेन और आपका महबूब उल हक, दोनों के दोनों ही नेम इसमें आएंगे आपके पास, अमर्त्य सेन भी आएगा एंड महबूब उल हक भी यहाँ पे आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। मानव विकास सूचकांक का हिस्सा कौन सा नहीं है आपके पास में। अब देखिए मानव विकास सूचकांक में आपके पास में जैसे हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ा था ना, उसमें भी कुछ ऐसे ही आपके पास में सिस्टम लिया जाता है जिसके आधार पर आपका विकास को आंका जा सकता है। तो उसमें आपका हेल्थ लिया जाता है, ऑब्वियसली प्रति व्यक्ति आय भी लिया जाता है, और आपके पास में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी लिया जाता है। लेकिन सकल नाम निवेश दर यानी कि आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रेट इसमें नहीं लिया जाता, तो इट मीन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है,
नहीं दिया जाता पूछा गया है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही आएगा, बाकी सब सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिया जाता पूछा गया है, लिया जाता नहीं पूछा गया, नहीं लिया जाता मतलब ये नहीं लिया जाता है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई का आधार क्या है आपके पास? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्या है आपके मानव विकास सूचकांक का आधार। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है आपके। ठीक है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कौन सा था आपके पास में? मध्य प्रदेश के द्वारा सबसे पहले आपका जारी किया गया था राज्य स्तर पर आपकी मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसने कब स्टार्ट किया था? 1995 में स्टार्ट किया था ये चीज। ठीक है, 1995। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी ये आपकी अप्रैल 2000 में जारी की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 47। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? अब देखिए मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार ना तो भारत आपके पास में बहुत ज्यादा लो लेवल का देश है और ना ही भारत में जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड लेवल का देश है, मतलब मीडियम लेवल का देश है जिसका एचडीआई स्कोर कितना है ध्यान रखना है आपने। एचडीआई स्कोर जो भारत का है वो 2024 में कितना था? 0.644% आपका स्कोर था, 0.644%। और ये जो लेवल है आपके पास में ये है मीडियम लेवल का स्कोर, यानी कि आपका मध्यम स्तर का स्कोर, यानी कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार आपका भारत जो है मध्यम लेवल पे आता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? यानी कि कौन सी चीज है जो यहाँ पे नहीं ली जाएगी? तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिया जाता है, आपका साक्षरता दर को लिया जाता है और आपका ग्रॉस एनरोलमेंट को लिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन को भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, लेकिन लिंग अनुपात को आपका नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कौन सी चीज को नहीं लिया जाएगा, इट मीन्स लिंग अनुपात को नहीं लिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता को कौन नहीं घटाएगा ये ध्यान रखना। अब देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बिल्कुल सही है कि जिसको ज्यादा आवश्यकता है आपके पास में चीजों की उसको ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बिल्कुल सही है, असमानता को ये बढ़ाए घटाएगा। ठीक है, करारोपण यानी कि टैक्सेशन, टैक्सेशन के द्वारा असमानता को घटाया जाता है। कैसे घटाया जाएगा आपके पास में कि जो व्यक्ति ज्यादा अमीर है उस पे ज्यादा टैक्स लगाए जाएंगे और जो व्यक्ति कम अमीर है यानी कि पुअर है उन पे टैक्स नहीं लगाए जाएंगे या कम टैक्स लगाए जाएंगे। और भूमि सुधार, जो जिनके पास एक्सेस लैंड है उनको उनसे लैंड आपकी हम कह सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ठीक है, ताकि जो आय की असमानता है वो हमारी कम हो सके। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उदारीकरण से आपका आर्थिक असमानता का कोई लेना देना खास नहीं है। ठीक है, तो इट मीन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। क्वेश्चन है आपका, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? व्हाट इज एन इकोनॉमी कॉल्ड व्हिच हैज नो रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ऑब्वियसली जैसे पहले वाले क्वेश्चन थे उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमी किसी से रिलेटेड नहीं होती, किसी से कोई संबंध नहीं रखती है, वो आपके पास में कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था या समृद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये थे हमारी 50 क्वेश्चन जो कि हमने इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में आज डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस काफी फैक्चुअल थे जो कि आपके पास टू द पॉइंट चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो आपको समझने योग्य थे, इसलिए उनकी मैंने बड़े ही अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन समझा दी। तो आई जस्ट होप कि आप सभी की चीजें समझ में आई होगी। इसी तरीके के और भी सेशंस आप सभी के लिए आने वाले हैं ताकि आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। तो सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।